जैव प्रक्रम पोषण मानव मुख पाचन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। लार ग्रंथियां सबलिंगुअल या अधोजीवा, इसकी नलिका बर्थोलीन नलिका कहलाती है। सब मैंडिबुलर, इस ग्रंथि को नलिका वाट्सनस नलिका कहलाती है। कर्ण पूर्व या पैरोटिड, इस ग्रंथि की नलिका को स्टेंसन नलिका कहते हैं। लार का पीएच 6.8 होता है और इसकी प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। लार एंजाइम में है एक तो एमाइलेज या टाइलिन और लाइसोजाइम। स्टार्च का पाचन करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करता है। स्टार्च यहाँ से माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन है। आंसू व पसीने में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, और ये डाइसेकेराइड है माल्टोज व डेक्स्ट्रीन का। लार एंजाइम में एमाइलेज और टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च होता है माल्टोज और डेक्स्ट्रीन से बना हुआ डाइसेकेराइड। लाइसोमाइज होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। आंसू और पसीने में भी पाया जाता है। ग्रसनी, यह नासा ग्रसनी व मुख ग्रसनी व कंठ ग्रसनी से मिलकर बनती है और ग्रसनी व ग्रसिका के मध्य एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि भोजन आहार नाल में ही जाए। ग्रसिका, इसमें किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है। यह भोजन की गति क्रमाकुंचन गति कहलाती है। बच्चों में अग्रचर्वणक दांत अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य में दंत सूत्र 2 123/2 123 होता है। अमाशय भोजन का मंथन करने वाला अंग है। अमाशय में भोजन को मंथा जाता है। इससे जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित जठर रस मिलाया जाता है। अमाशय में भोजन लगभग 3.4 घंटे रहता है। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है। अमाशय ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल और कई प्रकार के औषधियों को अवशोषित करता है। जठर रस, अमाशय रस में म्यूकस एंजाइम पेप्सिन, रेसिन, लाइपेज व HCl होता है। छोटी आंत या क्षुद्राद्र ग्रहणी, छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग भोजन को रासायनिक पाचन एंजाइमों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पित्ताशय, अग्नाशय वाहिनियों आपस में जुड़ी हुई रहती है। अग्र क्षुद्रात्र, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्षुद्रांत, यहाँ छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है और उन पोषक तत्वों को विशेष रूप से पित्त, लवण या विटामिन का अवशोषण करता है। अग्र क्षुद्राद्र में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। गृहिणी में पाचन, यहाँ भोजन का सर्वाधिक रासायनिक पाचन होता है। अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह अंतः स्त्रावी व बहिस्त्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। अग्नाशयी रस, इसे पूर्ण रूप पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम व उसका कार्य होता है। एंजाइम अगर हमारे पास ट्रिप्सिन है तो प्रोटीन का पाचन करेगा। काइमोट्रिप्सिन है तो प्रोटीन से पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज है तो प्रोटीन पेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनाएगा। एमाइलेज स्टार्च व कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेगा। स्टार्च से माल्टोज बनाएगा। लाइपेज वसा से वसी अम्लों में बदलेगा। न्यूक्लियस DNA RNA से न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। नेक्स्ट है यकृत, जिगर, लीवर या कलेजा। यकृत गहरे भूरे लाल रंग की पाचक ग्रंथि है। इसमें कुफुर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें महाभक्षकाणु मैक्रोफेज कहते हैं। यह जीवाणुओं में जीर्ण शीर्ण RBC का विघटन करती है। यकृत के कार्य पित्त रस का निर्माण करता है जिसका संचय पित्ताशय में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ग्लाइकोजिनेसिस से, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वापस बनता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। यह विटामिन A का संश्लेषण व संचय करता है। वह विटामिन D व विटामिन B12 का संचय करता है। पित्त रस, इसका pH 7.8 तथा प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी आंत बृहदांत्र, लार्ज इंटेंसिल, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। बृहदान में अनेक सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो अपचयित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके निम्न चरण है: अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। आंतरीय रस का कार्यस्थल छोटी आंत व आंतरीय रस से विभिन्न एंजाइम स्रावित होते हैं व इनके कार्य माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण,
पादपों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस क्रिया में पादप वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोजन बनाते हैं और बदले भोजन में जीवनदायी गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश का प्रयोग कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा अपचयित निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट NADPH के रूप में संचित रहती है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्ण हरित के कारण होता है। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण करना होता है। हरित लवक में 2 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं, पिट्ठिका या स्ट्रोमा तथा ग्रेना। स्ट्रोमा प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के इसी भाग में होती है। ग्रेना हरित लवक में के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। पत्तियों में उपस्थित हरा वर्ण क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा के संग्रहण में पत्तियों की सहायता करता है। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें निम्न समीकरण से दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल से सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। पादपों में पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, वृहद मात्रिक पोषक तत्व, वे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आदि वृहद मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों को पादपों की स्वतंत्र वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा आवश्यक होती है। ऐसे पौधों को जीवित रखने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप आदि। कीटभक्षी पादप आंशिक विषमपोषी होते हैं, अर्थात कीटों के अलावा प्रकाश संश्लेषण से भी पोषण प्राप्त करते हैं। नेपेथनिथस, इसे घटपर्णी पादप या पिचर प्लांट कहा जाता है। घटपर्णी पादप में घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरित भाग है और पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर रोम जैसी संरचनाएं और पाचक रस पाए जाते हैं, जिससे कीटों का पाचन होता है। यूट्रिकुलेरिया ये एक ब्लैडरवर्ट पादप है। यह एक जलीय कीटभक्षी पादप होता है। मृतजीवी पादप, वे पादप जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं, जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। म्यूकर कवक, एगेरिकस कवक आदि मृतजीवी पादप है। मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो मृत व सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक खाद्य वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट व अनुपयोगी हो जाती है। सहजीवी, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने के स्थान आपस में बांटते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। लाइकेन में शैवाल प्लस कवक सहजीवन का प्रारूपिक उदाहरण है। जीवों में श्वसन व परिवहन। श्वसन तंत्र का उद्देश्य भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करना है। ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त ऑक्सीजन O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचता है। वह उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। श्वसन तंत्र के भाग है। भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करना मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र व श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र और लैरिंग्स। निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनी व श्वसनिका, फेफड़े, कुप्पिका कोश और रुधिर वाहिका। श्वसन दर है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी देर श्वसन करता है वह उतनी ही उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर शिशु में 45 बार प्रति मिनट व वयस्क में 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। जीवों में श्वसन अंग जीव और श्वसन जीवों में है। यहाँ से मनुष्य, पक्षी, छिपकली में फेफड़ों द्वारा होता है। केंचुए में मेंढक
केचुआ, मेंढक में आर्द्र श्लेष्मी त्वचा द्वारा, मछली, झींगा व सीप में क्लोम या गिल द्वारा, तितली, टिड्डे, मक्खी व तिलचट्टे में श्वास नली या श्वास रंध्र द्वारा और कीटों में श्वास प्रणाली या वातक द्वारा। श्वसन मार्ग में ग्रसनी को श्वास नली या वायुकंठ जोड़ता है जो कि ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। श्वास नली के प्रवेश द्वार पर पत्ती नुमा कपाट एपिग्लोटिस पाया जाता है जिसमें इसमें सी आकार के उपस्थित छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नलियों के अंतिम सिरे कुपिकाएं स्थित होती है। कुपिका को फेफड़ों की सबसे छोटी या रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। फेफड़े फुफ्फुस मनुष्य की वक्ष गुहा में स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा लंबा व बायां फेफड़ा छोटा होता है। वक्षीय गुहा की पसलियों में संकुचन व शिथिलन से फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकालती है। डायफ्राम वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक गुंबदनुमा पतले पट्टे द्वारा बंद होता है जिसे डायफ्राम या तनपुट कहते हैं। उच्छ्वास में के समय डायफ्राम चपटा हो जाता है। श्वसन में डायफ्राम व पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है और उच्छ्वसन के दौरान पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती है। श्वसन संबंधी आयतन, ज्वारीय आयतन। श्वास सामान्य श्वसन में फेफड़ों के भरी गई व बाहर निकलने वाली वायु को आयतन ज्वारीय आयतन 500 ml होता है। जैव क्षमता इनकी लगभग 4600 ml होती है। फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग 5800 ml होती है। वायवीय अवायवीय श्वसन में यहाँ से हमारे पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट में हमारे पास इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु होते हैं। यीस्ट में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा के 3 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का अभाव होता है और हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारी पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है तो ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों के ऐंठन का कार्य करता है। श्वसन संबंधी रोग न्यूमोनिया, यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसमें फेफड़ों में तरल भरा जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा, यह एलर्जी से होने वाला रोग है। इस रोग के अंदर उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज आती है। सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस, यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। जो लोग सिलिका की खानों में काम करते हैं उनके यह रोग होता है। प्लूरिसी रोग या फुफ्फुसावरण शोथ, इस रोग में फुफ्फुस आवरण प्लूरा में सूजन आती है। प्लूरा के अंदर प्लूरल द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सीने में तेज दर्द होता है। इसका मुख्य कारण प्लूरा के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। रक्त व परिसंचरण, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व, फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा शरीर के अन्य भागों में किया जाता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका pH 7.35 से 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी और रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस व रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त दाब का मापन स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब 120 से 80 mmHg होता है। प्लाज्मा 55%, रक्त कणिकाएं 45%। संश्लेषण लाल रक्त अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी विशेषता है और ये आरबीसी है। आरबीसी जैसे इनका संश्लेषण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का, और जीवन काल इनका 120 दिन होता है। संख्या में कमी एनीमिया रोग से होती है। दूसरा नाम इसका एरिथ्रोसाइड है। कार्य इसका शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना। केंद्र इसमें अनुपस्थित रहता है। आकार इसका वृत्ताकार या डिस्क रूपी एवं उभयतल होता है और रंग इसका लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण विघटन रहत व कमजोर होने से पर यकृत व प्लीहा में इनका विघटन होता है। इसी कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है। वयस्क मानव में इसकी संख्या लगभग 70,000 प्रति घन mm होती है। यह शरीर की सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं। इन्हें श्वेत रुधिरनाओं या ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। मानव में आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के में व जीवन काल में 4-5 दिनों में कई दिनों तक हो सकता है। WBC कणिका में भी होती है और कणिका विहीन भी होती है। कणिका में आएगी हमारे पास न्यूट्रोफिल
इओसिनोफिल या एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, और इसमें आएगी मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। न्यूट्रोफिल में आएगी 60 से 65, और एसिडोफिल में 2 से 3%, और बेओफिल में 0 से 1%। मोनोसाइड में आएगी 2 से 10%, और लिम्फोसाइड में आएगी 20 से 25%। न्यूट्रोफिल, इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। यह जीवाणुओं के भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है। इन्हें माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। इनका केंद्रक बहुपालित होता है। बेसोफिल में यह एंटीहिस्टामिन गुण पाया जाता है। एलर्जी के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइड बड़े आकार के भक्षण कोशिकाएं होती हैं। इन्हें वृहद भक्षाणु या माइक्रो पुलिसमैन कहते हैं। मोनोसाइड व न्यूट्रोफिल मिलकर शरीर में भक्षकाणु का तंत्र बनाते हैं, जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा व प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। इसका केंद्र घोड़े के नाल के आकार का होता है। रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन, रुधिर वाहिकाओं में से बाहर आते हैं व रुधिर के अवयव एक जेल समान संरचना में परिवर्तित होते हैं, जिन्हें क्लोट या थक्का कहते हैं। थक्का बनाने की क्रिया स्कंदन कहते हैं। स्कंदन की क्रिया फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइड व कुछ अन्य कारक कैल्शियम+2 महत्वपूर्ण होते हैं। रक्त स्कंदन कारकों की सूची में नाम है। कारक है इसका कैल्शियम आयन, और इसका कारक है क्रिसमस कारक है, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, पीटीसी भी कहेंगे। मानव रुधिर में ABO, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं O में रुधिर प्रतिजन अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षी A व B होते हैं। ये ABO सबसे रक्त ले सकता है, और दे केवल O को सकता है। A में रुधिर प्रतिजन A होता है, प्रतिरक्षी B होगा। A और AB को रक्त दे सकता है और ले O व A से सकता है। इसी प्रकार B में प्रतिजन B होगा और प्रतिरक्षी A होगा। B और AB को रक्त दे सकता है और O व B से रक्त ले सकता है। AB सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है। A व B दोनों प्रतिजन होते हैं। इसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, और AB को रक्त दे सकता है। AB ABO से रक्त सबसे रक्त ले सकता है। रक्त समूह है O को सार्वत्रिक दाता व समूह है AB+ को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। लसीकाणु लिम्फोसाइड B और T लिम्फोसाइड। B लिम्फोसाइड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, परिवर्धन भी अस्थि मज्जा में होता है। T लिम्फोसाइड का अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और थाइमस ग्रंथि में इसका परिवर्धन होता है। कार्य प्रतिरक्षी निर्माण कर प्रतिरक्षी निर्माण में सहायता करना, रोगाणुओं को नष्ट करना तथा कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। प्लेटलेट्स यह रक्त में पाई जाती हैं। अन्य नाम है इसका थ्रोम्बोसाइड। यह केंद्रक विहीन व रंगहीन होती है। इनका कार्य रक्त का थक्का जमाना है। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। लसिका यह एक रंगहीन तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है। वह आरबीसी नहीं होती है। वह विशिष्ट लिम्फोसाइड मिलते हैं। वह लसिका परिवहन में निर्माण करती है। इनका आकार होता है गुहा संकरी व दीवार मोटी व प्रत्यास्थ होती है, और इनकी यहाँ से सिराएं जो होती है दीवार पतली, सिराओं की दीवार पतली व गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में रक्त O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद है फुफ्फुस धमनियाँ, उसमें नहीं होता ऐसा। और जबकि शिराओं में CO2 युक्त रक्त बहता है, अपवाद है इसका फुफ्फुस शिराएं, इसका अपवाद है। इसमें कपाट या वाल्व जो होते हैं ध्वनियों में अनुपस्थित होते हैं, जबकि शिराओं में होते हैं। रक्त प्रवाह है रुधिर इनका धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। अपवाद है फुफ्फुस धमनियाँ, वही सेम फुफ्फुस शिराएं, इसमें इसका अपवाद है कि इसमें शिराओं में विभिन्न अंगों में अनऑक्सीकृत रुधिर एकीकृत करके वापस हृदय में ले जाती है। इनकी स्थिति जो है यह शरीर में वसा के अंदर धसी हुई होती है और यह ऊपरी सतह होती है। इनका रक्त का लेन देन व औषधियों का निर्माण करने का कार्य शिराओं में होता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है इसका आकार मनुष्य की बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका वजन लगभग 280 से 230 ग्राम होता है। हृदय के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें पैराकार्डियम द्रव्य भरा होता है। ऊपरी 2 अक्ष अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, आलिंद बनाते हैं। निचले 2 हिस्से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, निलय बनाते हैं। बाएं और इसके आलिंद व निलय आपस में एक द्विपटल कपाट से जुड़े होते हैं, जिन्हें माइट्रल वाल्व या बायां एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व कहा जाता है। दाहिनी ओर के निलय व आलिंद के मध्य त्रिवलन एंट्रियोवेंटिकुलर वाल्व पाया जाता है। यह कपाट रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। कपाट के खुलने व बंद होने पर लवडव की आवाज आती है। हृदय की धड़कन की शुरुआत ऐसे नोड पेसमेकर से होती है। उसके बाद वह एवी नोड हिंज के बंडल पूरकिंजे तंतु से होते हुए निलय तक पहुंचती है। सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 70 से 72 बार धड़कता है। यह धड़कन में हृदय का
हृदय द्वारा प्रवाहित रक्त की मात्रा को स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं। इसका मान लगभग 70 ml होता है। हृदय धड़कन का सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप कहलाता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी। स्पंज व हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, अर्थात परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। एच तंत्र की खोज लैंड स्टीनर व विनर ने रीसस बंदर में की थी। यह तंत्र रक्ताणु सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। आरएच एंटीजन आरएच का कारक भी कहते हैं। पादपों में जल का परिवहन स्थायी उत्तक जाइलम हेड्रोम के द्वारा होता है परिवहन, जबकि भोजन का संवहन फ्लोएम लेप्टोम उत्तक द्वारा होता है। उत्सर्जन, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र में यूरिक अम्ल की उपस्थिति होने के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच 6 से 6.5 होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग है कि वृक्क एक जोड़ी होता है, मूत्र वाहिनियां एक जोड़ी, मूत्राशय मूत्रमार्ग, मूत्र का प्रवाह होता है। वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग। यूरियोटेलिक जंतु वह जंतु जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक और स्तनधारी। यूरियोकोटेलिक जंतु वह जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है यूरियोकोटेलिक जंतु कहलाते हैं। जैसे इसमें आएंगे कीट, सरीसृप, सर्प, छिपकली, पक्षी आएंगे। अमोनोटेलिक जंतु वे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया NH3 होता है अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं।